वह का वक्त। सांची का घर। सांची के घर में साफ सफाई चल रही थी। नीलम जी ने खुशी के मारे पूरा घर सर पर उठा रखा था। आखिर वो खुश भी क्यों ना हो, उनकी बचपन की दोस्त पूरे 1 साल बाद उनसे मिलने आ रही थी और उनकी की प्यारी बेटी श्री की अपने बेटे से शादी की बात करने आ रही थी, जिसका सपना वो कई सालों से देख रही थी। नीलम जी ने राजेश जी को सब कुछ बता दिया था। राजेश जी भी बहुत खुश थे कि आखिर उनकी बेटी की शादी होने जा रही है और उनकी पत्नी का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन हमारी श्री, जो इस बात से अनजान थी, अभी भी कमरे में कोलाज के लिए तैयार हो रही थी। नीलम जी किचन में पूनम जी और उनके परिवार के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी श्री और सांची कमरे से बाहर आती है और उनसे कहती हैं, माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। श्री की बात सुनकर नीलम जी किचन से बाहर आती है और उनसे कहती हैं, श्री, सांची, आज तुम दोनों कॉलेज मत जाओ। श्री और सांची नीलम जी की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती है और उन्हें अपनी कंफ्यूज्ड नजरों से देखते हुए उनसे कहती है, क्यों माँ, हम कोलाज क्यों ना जाएं? श्री ये नीलम जी से कह रही थी कि तभी उसकी नजर पूरे घर पर जाती है। श्री पूरे घर में नजर घुमाती है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि घर में सारी पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लगाई हुई थीं। सोफे के पुराने कवर की जगह नए कवर थे और नए नए कर्टन लगे हुए थे। श्री घर का नक्शा बदला देखकर अपनी माँ से थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, माँ, ये सारी पुरानी चीज हटाकर नई चीज क्यों लगाई है? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? श्री की बात सुनकर नीलम जी उसके पास जाती है और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर उससे करती हैं, हाँ बेटा, आज हमारी बचपन की दोस्त हमसे मिलने आ रही है। नीलम जी की बात सुनकर सांची उन्हें छेड़ते हुए उनसे कहती है, ये अच्छा है, आपकी दोस्त आए तो आपने पूरे घर का नक्शा बदल दिया, और हमारा कोई दोस्त आता है तो उसको पानी भी नहीं पूछता। क्यों, आपकी दोस्त इतनी खास है क्या? सांची की बात सुनकर नीलम जी मुस्कुराते हैं और उससे कहती है, हाँ बेटा, ये मेरी सबसे खास दोस्त है। पहली बात तो यह है कि वो मेनरी बचपन के दोस्त है और आज वो यहां अपनी अमानत हमसे लेने आ रही है। नीलम जी की बात सुनकर सांची थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें कंफ्यूज्ड नजरों से देखते हुए उनसे पूछती है, अमानत? माँ, आपने दूसरों की चीजें भी उधार ले रखी है। ऐसा भी क्या लिया है आपने अपनी दोस्त से जो वो इतने सालों बाद लेने आ रही है? सांची की बात सुनकर नीलम जी मुस्कुराती है और उससे कहती है, जब मैं छोटी थी तब मैंने उसे वादा दिया था जिसे मैं आज तक निभा रही हूँ, उसकी अमानत का ध्यान रखकर। नीलम जी की बात सुनकर सांची थोड़ा चिढ़ते हुए उनसे कहती है, माँ, प्लीज सीधे सीधे बोलिए, ऐसे पहेली मत बुझाइए। बात क्या है? कौन सी अमानत है और कौन आ रहा है आज? सांची की बात सुनकर नीलम जी श्री को उसके और अभय के रिश्ते के बारे में सब बता देती है। नीलम जी की बात सुनकर सांची और श्री दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। श्री नीलम जी की बात सुनकर उनसे कहती है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे अभी शादी। श्री इससे आगे कह पाती तभी नीलम जी उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, मैं जानती हूं बेटा कि तुझे अभी शादी नहीं करनी, और कौन सा अभी हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। बस वो तुम्हें देखने आ रही है, शादी की बात करने आ रही है। शादी में तो अभी वक्त है। नीलम जी की बात सुनकर श्री उनके हाथ से अपना हाथ छुद्दा कर उससे कहती है, माँ, फिर ये देखना दिखाना भी क्यों? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। श्री बोल ही रही थी कि तभी सांची भी बीच में बोल पड़ती है, हाँ माँ, और आप ऐसे कैसे मेरी दीदू की शादी किसी से भी करा सकती है? दीदू ने ना तो उस इंसान को देखा है और ना ही उससे कभी मिली है, और तो और दीदू तो उसका नाम तक नहीं जानती है। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि कोई भी राह चलता आएगा और मेरी दीदू से शादी कर लेगा? सांची की बात सुनकर नीलम जी उससे थोड़ा गुस्से से कहती है, तू चुप कर, तू बीच में क्यों बोल रही है? छोटी है ना, तो छोटी की तरह रह। शादी ब्याह के मामलों में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। श्री तेरी दीदू है तो वह मेरी बेटी भी है। मैं उसके बारे में कभी गलत फैसला नहीं लूंगी, समझी? और जिसे तू राह चलता कह रही है वो बहुत बड़े घर का बेटा है और मेरी बचपन की दोस्त का बेटा है, समझी? सांची नीलम जी की बात सुनकर उनसे जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तभी श्री उसका हाथ पकड़ लेती है। श्री के हाथ पकड़ने से सांची चुप हो जाती है।
सांची के चुप होते ही नीलम जी श्री का हाथ पकड़कर उससे प्यार से कहती हैं, बेटा, जब से तू पैदा हुई है तब से मेरा एक ही सपना है कि तू उस घर की बहू बने। प्लीज बेटा, अपनी माँ के सपने के लिए अपनी माँ की बात मान ले। और कौन सा तेरी शादी हम अभी करा रहे हैं, ये सब तो इसलिए है ताकि तुम दोनों एक बार एक दूसरे को देख लो। प्लीज बेटा, अपनी माँ के विश्वास पर विश्वास कर ले। नीलम जी की बात सुनकर श्री उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उनसे कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। श्री की बात सुनकर सांची उसे देखकर उससे कुछ कहने वाली होती है। तभी श्री उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, सांची, अब तू कुछ नहीं कहेगी, ठीक है, जा तू कोलाज जा। श्री की बात सुनकर सांची उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और उससे थोड़े गुस्से से कहती, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मुझे भी देखना है कि कौन आपसे शादी करने वाला है। सांची की बात सुनकर श्री उसे समझाते हुए उससे कहती है, नहीं, तू नहीं रुक सकती, भूल गई, आज तुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है, वरना तेरी पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए तू चुपचाप कोलाज जा। श्री की बात सुनकर सांची जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी श्री उसे गुस्से से देखते हुए उससे कहती है, मैंने कहा ना जा, या फिर तू चाहती है कि मैं तुझे फिर से एक पेज का लंबा लेक्चर दूं? श्री की बात सुनकर सांची उससे थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, फाइन, जा रही हूं, सब लोग अपनी मर्जी करो। यह कहकर सांची गुस्से में मुंह फुलाकर निकल जाती है। उसे ऐसे गुस्से से जाता देख श्री को अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ी उदास हो जाती है। श्री को उदास देखकर नीलम जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और उसे कहती हैं, तू उदास मत हो, क्या तू नहीं जानती इसको? इसका रोज का है ये अपने आप से नाराज होकर अपने आप ही मान जाएगी। तू अंदर जा और तैयार हो जा, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। नीलम जी की बात सुनकर श्री अपना सर हाँ में हिलती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। सांची का कॉलेज। सांची गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए कोलाज के अंदर जा रही थी। ये बड़े लोग अपने आप को समझते क्या है? कुछ भी फैसला लेते रहेंगे और हम मानते रहेंगे, और दीदू भी, क्या जरूरत थी मानने की? वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देती रहती है, लेकिन जहां बोलना होता है वहां बिल्कुल नहीं बोलतो है। ORR, मुझे भी चुप कराकर कोलाज भेज दिया। सांची ये बड़बड़ाते हुए जा ही रही थी कि तभी पीछे से प्रशांत उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, SM, ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तुझे कब से आवाज लगा रहा हूं, और ये क्या तू किससे बातें करती जा रही है? क्या हुआ? प्रशांत की बात सुनकर सांची उसे गुस्से से घूरती है और उसका हाथ अपने कंधे से झटककर उससे गुस्से से कहती है, देखो प्रशांत, आज मुझसे बात मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूं। कहीं ऐसा ना हो कि घर का सारा गुस्सा तुम पर उतर जाए। सांची की बात सुनकर प्रशांत हंसता है और उससे कहता है, तो इसमें कौन सी नई बात है? वैसे भी तो तुम अपने घर का सारा गुस्सा मुझ पर ही तो उतारती हो, तो आज भी उतार लो। प्रशांत की बात सुनकर सांची चिढ़ते हुए उससे कहती है, प्लीज प्रशांत, आज नहीं। प्रशांत सांची की बात सुनकर अपनी हंसी रोकता है और उससे थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अच्छा ठीक है, बात मत कर, पर कम से कम ये तो बता दे कि तू इतना गुस्सा क्यों है? और ये क्या आज तू अकेले आई है? श्री मैडम कहाँ है? श्री का नाम सुनते ही सांची फिर से प्रशांत से थोड़े गुस्से से कहती है, उनका तो तू नाम ही मत ले, आज मेरे गुस्से की वजह वही है। प्रशंसा सांची की बात सुनकर प्रशांत थोड़ा चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या मतलब? फिर तो जरूर कोई ना कोई जरूरी बात है, वरना तू और अपनी दीदू से नाराज हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता क्या हुआ? प्रशांत की बात सुनकर सांची उसे सारी बात बता देती है। सांची की बात सुनकर प्रशांत उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाते हुए कहता है, SM, बस इतनी सी बात के लिए तू अपनी दी से नाराज क्यों है? देख, हर लड़की की शादी होती है, और अगर आंटी ने अपने बचपन की दोस्त के बेटे से तेरी दीदू की शादी तय की है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर ही की होगी। अरे किसी और का ना सही तो अपनी दीदू की बात ही मान जा। तुझे लगता है कि तेरी दीदू किसी गलत लड़के से शादी करोगी, इसीलिए मैं तो कहता हूं, अपना गुस्सा छोड़ और जल्दी से असाइनमेंट सबमिट कर और घर जाकर उस लड़के से मिल। प्रशांत की बात सुनकर सांची थोड़ी शांत होती है और कुछ सोचते ही उससे कहती है, वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं किसी और की वजह से अपनी दीदू से नाराज क्यों रहूं?
वैसे भी मेरी दीदी तो खुद प्रोफेसर है। सही गलत का फर्क उन्हें पता है। वो किसी गलत लड़के से शादी नहीं करेंगे। तुम सही कह रहे हो। मैं जल्दी से असाइनमेंट सबमिट करती हूँ और घर के लिए निकलती हूँ। क्लासेस कल ले लूंगी, या तुम ले रहे हो तो तू मुझे उसके नोट्स दे देना। ठीक है। ये कहकर सांची अपनी क्लास की तरफ चल देती है। सांची और प्रशांत दोनों ही क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि तभी सांची को कुछ याद आता है और वह अपने सिर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, ओ नो सांची, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? सांची की बात सुनकर प्रशांत उसे देखता है और उससे कहता है, क्या हुआ एसएम, तू रुक क्यों गई? प्रशांत की बात सुनकर टेंशन में उससे कहती है, वो प्रशांत, मैं ना अपने असाइनमेंट को फोटोकॉपी करने के लिए दिए थे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। मैंने सोचा दीदू और मैं आएंगे तो लेते हुए आएंगे, लेकिन घर पर जो कुछ हुआ उसके बाद दिमाग से निकल गया। अब क्या करूंगी? असाइनमेंट कैसे सबमिट करूंगी? सांची की बात सुनकर प्रशांत उसे शांत करते हुए उससे कहता है, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? शॉप यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर ही है ना। मेरी बाइक पर चलते हैं, जल्दी से असाइनमेंट लेकर आते हैं और उसे सबमिट कर फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। प्रशांत की बात सुनकर सांची पलट के वापस जाती है और उससे कहती है, तू खड़ा क्या है? चल जल्दी चल, ऐसे खड़े होकर बात क्या कर रहा है? ये कहकर सांची जल्दी से कॉलेज के गेट की तरफ चल देती है। प्रशांत उसे जाता देख उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और खुद से कहता है, कमाल की लड़की है, बात खुद कर रही थी और बोल मुझे रही है। प्रशांत, पता नहीं तेरा क्या होगा, तुझे भी पूरे कॉलेज में इसी से प्यार होना था। ये कहकर प्रशांत सांची के पीछे मुस्कुराता हुआ चल देता है। सांची का घर। नीलम जी और राजेश जी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वहां काले रंग की कुछ गाड़ियां आती हैं। उन गाड़ियों में से देवराज जी और पूनम जी और अभय बाहर आता है। उन सबको देखकर नीलम जी और राजेश जी खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ आरव और संध्या नहीं थे, क्योंकि आरव को अपने भाई सा के काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था और संध्या अपने कॉलेज गई थी। नीलम जी को देखकर पूनम जी खुश हो जाती है और भागकर उनके गले लग जाती है। थोड़ी देर गले लगने के बाद पूनम जी नीलम जी से अलग होती है और राजेश जी देवराज जी और अभय का स्वागत करते हैं और उन्हें घर में अंदर लाते हैं। अभय के चेहरे पर इस वक्त एक शातिर मुस्कान थी। वो मुस्कान साफ बात रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या वह तो अभय ही जानता था। तीनों लोग घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही नीलम जी उनके लिए नाश्ता और चाय देते हैं। फिर वह भी उनके पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद देवराज जी और पूनम जी श्री को बाहर लाने के लिए कहती हैं। पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी श्री को लेने के लिए उसके कमरे में चले जाते हैं। श्री का कमरा। नीलम जी जब श्री के कमरे में आती है तो सामने श्री को देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है। श्री ने आज एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ा था और हल्के हल्के गहने पहने हुए थे और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था, जिसमें हमारी श्री कमाल की लग रही थी। नीलम जी श्री के पास आती है और अपनी आंखों में से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए उससे कहती हैं, मेरी बच्ची आज कितनी सुंदर लग रही है, किसी नजर न लग जाए। नीलम जी ये नहीं जानती थी कि जिसकी नजर से वो श्री को बचाना चाहती हैं, उसकी नजर तो श्री को बहुत पहले ही लग चुकी है। नीलम जी श्री को कमरे से बाहर ले जाने लगती हैं। श्री की नजरें झुकी हुई थीं। वो अपनी नजरों को झुकाए बस आगे चली जा रही थी। श्री कमरे के बाहर आती है और सामने देखती है। सामने बैठ इंसान को देखकर श्री हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने देवराज जी और पूनम जी बैठे हुए थे और अभय जिस सोफे पर बैठा था उसका मुंह पूनम जी की तरफ था, जिसकी वजह से श्री को सिर्फ अभय की पीठ दिख रही थी। पूनम जी को देखकर श्री थोड़ी सी शॉक हो जाती है और अपनी जगह रुक जाती है। श्री को रुकता देख नीलम जी हैरानी से उसे देखने लगती हैं, लेकिन वही पूनम जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पूनम जी समझ चुकी थी कि श्री क्यों रुकी है, इसीलिए पूनम जी अपनी जगह से खड़ी होती है और उसके पास आ जाती है। जैसे ही पूनम जी श्री के पास आती हैं, श्री उन्हें देखकर उनसे बिना रुके कहने लगती है, आंटी आप तो वही है ना जो मुझे और साचू को मंदिर पर मिलती थी, लेकिन आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आप माँ की दोस्त हैं और ये सब।
श्री बिना रुके ये बोलती जा रही थी और पूनम जी उसके सवालों को सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। फिर पूनम जी उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखती है और उससे कहती हैं, अरे बेटा, कितने सवाल पूछ रही हो बेटा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हम तुम्हें देंगे, लेकिन पहले जो काम करने आए हैं वो कर ले। श्री उनकी बात सुनकर शर्म से सर झुका लेती है। उसे ऐसे शर्माता देखकर नीलम जी और पूनम जी मुस्कुरा देती हैं। फिर वो दोनों श्री को सबके पास ले जाने लगती है। पूनम जी और नीलम जी श्री को लाकर अभय के बगल में बैठा देते हैं। श्री को इस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरें उठाकर बगल में बैठे अभय का चेहरा देख सके। अभय श्री को देखकर एक शातिर मुस्कान मुस्कान जा रहा था। फिर वह लोग आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर होने के बाद पूनम जी अभय और श्री को अकेले बात करने के लिए कहती हैं। पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी श्री को वहां से उठाती हैं और उसे उसके कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद नीलम जी के कमरे से बाहर आने के बाद अभय उस कमरे में चला जाता है। अभय कमरे में जाता है तो देखता है कि श्री बिस्तर पर अपनी नजरें झुकाए बैठी है। अभय उसे ऐसे देखकर कमरे का दरवाजा बंद करता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है, मिस मिश्रा, मुझे पता नहीं था कि आपको शर्माना भी आता है। मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ झगड़ा करना और लोगों पर हाथ उठा ही आता है। श्री जब उसकी आवाज को सुनती है तो वो उसे जानी पहचानी लगती है। जानी पहचानी आवाज को सुनकर श्री अपनी नजर उठाकर देखती है। श्री जब अपनी नजर उठाती है और सामने देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, तुम। अभय को देखकर श्री क्या करेगी? क्या वह अभय से शादी करने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर।